सकता कहीं पे कुछ गलत लिखा हो, क्योंकि हमने बच्चों से भेज दी है। देखिए जॉन डन, पहला पॉइंट हमारा ये है कि जॉन डन, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है कि जॉन डन was born on January 22। बड़ा लेट हो रही है पूजा। पूजा बेटा बड़ा लेट हो गए, टाइम से जुड़ा करो। सर सो देखिए गए। गुड। चलिए, जॉन डन, पहला पॉइंट हमारा है कि जॉन डन was born on जनवरी 22। जॉन डन का जन्म 22 जनवरी को हुआ था 1572 में। कहाँ? इन लंदन, लंदन में। ही वॉज द सन ऑफ एन आयरन मर्चेंट। इनके फादर जो थे वो आयरन मर्चेंट थे, उनके ये सन थे। और आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद, ही वॉज एडमिटेड टू हार्ट हेल, हार्ट हेल नहीं होगा, हार्ट हाल होगा, ये सही कर लेना है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। HALL है, ठीक है। HART हार्ट और HALL हाल, हार्ट हाल, ये दोनों कैपिटल से लिखे जाए। हार्ट हाल ऑक्सफोर्ड में एक स्कूल है, ये इन 1584 को। ओके, आफ्टर दैट, इसके बाद, ही एंटर्ड एज ए लॉ स्टूडेंट। ये लॉ स्टूडेंट के रूप में इन्होंने एंट्री ली थी। कहाँ? थेबीज इन में, ठीक है, थेबीज इन में इन 1591 में ये लॉ स्टूडेंट बने थे। और बाद में इन्होंने जो, हालांकि इसमें पूरा नहीं लिखा है, एक पॉइंट इसमें आप लोग और अलग से लिख लीजिएगा, ये हो सकता है बच्चों ने छोड़ दिया हो। ये लॉ स्टूडेंट के लिए पहले थेबीज इन में एडमिट हुए थे 1591 में, और उसके बाद लिंकन्स इन में गए थे 1572 में। एक मिनट रुको, ये डेट कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये नोट कर लेना, लिंकन्स इन और थेबीज इन, दो जगह इन्होंने स्टडी की थी, ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है, व्हेन ही केम बैक होम, जब ये घर वापस आए थे इन 1598 में, तो ही वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी, इन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था तो सर थॉमस एगर्टन, सर थॉमस एगर्टन का सेक्रेटरी इनको बना दिया गया। समझ में आ रहा है बेटा सब बच्चों को? इसकी आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है? जी सर। हाँ, और वेरी सून, बहुत ही जल्दी जो थे, he fell in love with a beautiful girl, ये एक ब्यूटीफुल गर्ल से लव करने लगे थे, नेम्ड एनी मोर, जिसका नाम एनी मोर। ओके, शी वाज द नीस ऑफ सर थॉमस एगर्टन्स वाइफ। ये थॉमस एगर्टन, जिनके यहाँ ये सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ की नीस थी, भतीजी थी, उससे लव करने लगे। इन 1601 में जॉन डन वाज इलेक्टेड MP, ये MP बन गए थे फॉर ब्रेकले, ब्रेकले एक सीट थी वहां से, ये जगह थी। सेम ईयर, और उसी साथ इन्होंने एक और काम किया था कि ही इलोप्ड विद एनी मोर, ये एनी मोर जिससे लव करते थे उसके साथ ये भाग गए थे, एंड मैरीड हर सीक्रेटली, और इन्होंने उसके साथ चुपके से शादी कर ली। यहीं से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। हिज फादर इन लॉ, इनके जो फादर इन लॉ थे, इनके जो ससुर थे, प्रोक्यूर्ड हिज डिसमिसल, उन्होंने व्यवस्था की थी कि इनको डिसमिस कर दिया जाए, एंड इम्प्रिजनमेंट, और इनको जेल की सजा भी दे दी जाए, ठीक है। इन 1602 में, सेम ईयर, ही वाज रिलीज। अच्छा, फिर से देखिएगा, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ, देखो, हिज फादर इन लॉ जो थे, प्रोक्योर्ड हिज डिसमिसल, इन्होंने इन्हें MP पद से हटवा दिया था और इनको जेल भी भेज दिया था 1602 में। और सेम ईयर, उसी साल,
ही वाज रिलीज, ये छूट भी गए, ठीक है। फिर इन 1615 में ही वाज ऑर्डेन्ड प्रीस्ट, इन्हें प्रीस्ट की उपाधि दी गई थी, पुजारी की उपाधि दी गई थी। एंड ही वाज ऑल्सो मेड डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, इन्हें डॉक्टर ऑफ डिविनिटी बनाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं, केवल कैम्ब्रिज में, शहर में। और आगे है एट कैम्ब्रिज, ठीक सही। इन 1616 में ही वाज अपॉइंटेड रीडर ऑफ डिविनिटी, इन्हें डिविनिटी का रीडर बनाया गया था टू दी बेंचर्स ऑफ लिंकन्स इन में, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1670 को हिज वाइफ एनी डाइड, इनकी वाइफ जो थी एनी, उसकी डेथ हो गई। इन 1619 में इन 1619 में he went to Germany, ये जर्मनी चले गए थे, ठीक है। एन एम्बेसी, वहां की एम्बेसी में चले गए थे, दूतावास में। और इन 1621 में जो था, ऑन 1 नवंबर को he became डीन ऑफ सेंट पॉल, ये सेंट पॉल के डीन बन गए थे, सबसे ऊंची उपाधि होती। और ऑन 31 मार्च 1631 को इनकी जो थी वो डेथ हो गई, ठीक है। ये इनकी बायोग्राफी हमने आपके लिए पढ़ाई, इसको आप लोग अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। अब इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो भी आप देख लीजिएगा, और ज्यादा कुछ बस इनमें नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना, इम्पोर्टेंट वर्क पढ़ना और कैनोनाइजेशन प्लस बायोग्राफी, इतना ही पढ़ना, और इतना ही सारे राइटर्स में आपको पढ़ना। अब देखिए बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट वर्क, इनके इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इनकी इलेजी की, ठीक है। तो दे आर 20 इन नंबर, इलेजी जो है वो 20 है। एंड सपोज्ड होगा, एंड सपोज टू हैव बीन रिटन ड्यूरिंग 1590s, ये 1590 से लेके 99 के आसपास लिखी गई थी सर, ठीक है। जो आपको समझ में ना आए, हो सकता कुछ साफ ना हो, क्लियर ना हो, तो हमें बता दें। फिर दूसरा वर्क इनके सटायर है, इन्होंने जो है सटायर भी लिखे। तो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 पोएम्स, सटायर में 5 पोएम्स मिलकर के बने हैं, which are supposed to have been written during the last decade of the 16th century, और ऐसा माना जाता है कि 16th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था, आखिरी दशक, उसके उस दौरान ये लिखे गए। फिर नेक्स्ट इनका वर्क, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए, एपिथेलेमिया, ये वर्क बहुत पूछा जाता है, ये मैरिज सॉन्ग कहलाते एपिथेलेमिया। तो दीज आर मैरिज सॉन्ग्स, ये मैरिज सॉन्ग है। और द फर्स्ट ऑफ देम वाज रिटन एट लिंकन्स इन, इनमें जो पहला एपिथेलेमिया था, ये लिखा गया था लिंकन की इन में। और इसकी डेट भी प्रोबेबली हुआ है ये 1592, ये सही कर लेना, हो सकता साफ ना हो, 1592 में लिखा गया। ये बताओ जो हमने भेजा समझ में आ रहा, नहीं तो फिर और किसी बच्चे से लेके भेजा, ये लिखवा है, बता बेटा। हेलो, सर जो हमने भेजा सब बच्चों को क्लियर हो रहा है, नहीं तो लिखवा है, बताओ। ये फर क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इनका जो है एपिथेलेमिया है, ओके। फिर सेकंड कब लिखी गई थी, इसमें है द सेकंड वाज रिटन ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे पर लिखी गई थी ये सेकंड एपिथेलेमिया, ये 1613 में, 1613 में, फॉर द मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ,
ये प्रिंसेस एलिजाबेथ की मैरिज पर लिखी गई। द थर्ड वाज कंपोज्ड इन दिसंबर 1630। जो थर्ड था इसको दिसंबर 1613 में लिखा गया था फॉर द मैरिज ऑफ अर्ल ऑफ समरसेट, अर्ल ऑफ समरसेट की शादी पर। तो ये तीन इनके एपिथेलेमिया लिखे गए थे। इन तीनों को आप अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखें कि एपिथेलेमिया क्या होता है, ये मैरिज सॉन्ग होते हैं। ओके, फिर इनका एक वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल जो है ये 1601 में ये वर्क लिखा गया था। फिर इनके कुछ और वर्क हैं, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हैं। ठीक है, इनके वर्क है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। इसमें 55 सॉनेट्स हैं, कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 55 पोएम्स या सॉनेट्स का कलेक्शन है। और दे एस्टेब्लिश हिम एज अ मोस्ट सिंगुलर एंड रियली ग्रेट पोएट। They also establish him as the father of metaphysical poetry। अच्छा, ये जो इनके सॉनेट्स हैं और इनका ये जो, हाँ ठीक है, सॉन्ग्स जो सॉनेट्स हैं इन्होंने इन्हें इस्टेब्लिश किया है मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर के रूप। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जॉन डन he is a well-known metaphysical poet and to some extent he is also regarded the father of metaphysics. As far as his songs and sonnets are concerned, they have established John Donne as the father of metaphysical poetry. Okay. अब इनके कुछ डिवाइन पोइम्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला इनका है ला कोरोना। ला कोरोना क्या है? ये एक 8 सॉनेट का एक ग्रुप है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 8 सॉनेट्स। लिखा है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 8 सॉनेट। ये 8 सॉनेट का ग्रुप है। ठीक है। द फर्स्ट 7 आर लिंक्ड टुगेदर बाय द थ्रेड ऑफ थीम। शुरू के 7 जो हैं वो एक ही धागे में जुड़े हैं, एक ही थीम से जुड़े हुए हैं। और 8वां जो है वो थोड़ा अलग है और ये सोनेट डेडिकेट है लेडी हर्बर्ट के। ये लेडी हर्बर्ट के लिए डेडिकेट। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ला कोरोना का मतलब क्या होता है। कोरोना से वैसे ही सब बच्चे डरे हुए हैं, तो ला कोरोना का मतलब क्या होता है? कोरोना को फिर से ला, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ला कोरोना का मतलब क्या होता है ये आप लोग समझिएगा। कि नीचे लिखा है कि द वर्ड कोरोना इज ए स्पेनिश वर्ड। एक कोरोना जो है ये स्पेनिश वर्ड होता है। ठीक है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है अ रोजरी, एक माला। जो माला होती है इसका मतलब रोजरी होता है। सो ला कोरोना मीन्स द रोजरी। ला का मतलब होता था। ठीक है, ठीक है, तो ला कोरोना का मतलब क्या है? हाँ, द रोजरी यानी माला। इसमें ला की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये सही कर लेना। इसमें जो ला लिखा है ये लिखा है कानून वाला ला, ये नहीं स्पेलिंग। हाँ, हाँ सर, इसमें ला की स्पेलिंग है केवल ला, यल ए बस, डब्लू नहीं, डब्लू हटा दो। आपको ध्यान होगा ला बेल्डेम्सन्स मर्सी, ध्यान है वो, हाँ सर। उसी का वही है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इन्होंने हॉली सोनेट्स लिखे, जॉन डन। ओके, दिस ये भी वॉल्यूम है, तो दिस वॉल्यूम कंटेन्स 19 हॉली सोनेट। इस वॉल्यूम में जो है 19 हॉली सोनेट है। दे आर सपोज टू हैव बीन रिटन ड्यूरिंग द ईयर 1609 to 1617 सॉरी। इसके 9 और 17 के आसपास इसके बीच में लिखे गए हॉली सॉन्ग। ओके, फिर एक इनका ये वर्क है अच्छा, ये लिखा है इसमें कि जो ला कोरोना है और जो हॉली सॉनेट है इस्टेब्लिश्ड जॉन डन। इन्होंने जॉन डन को इस्टेब्लिश किया है एज ए रिलीजियस पोइट, एक रिलीजियस पोइट। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं लेटर डिवाइन पोएम्स। बाद में इनकी कुछ डिवाइन पोएम्स हैं। तो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 15। इसमें 15 पोएम्स हैं, रिलीजियस पोएम्स हैं। द वेल नोन पोएम्स आर, और इसमें जो वेल नोन पोएम्स हैं वो इसमें लिखी हुई है, अलग से दे रखे हैं। एक ये है राइडिंग वेस्टवार्ड, एक ये पोइम है। दूसरा है दी लेटेनी, लेटेनी है। और तीसरा हिम टू क्राइस्ट। ये तीन जो हैं ये पोइम्स हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रोज वर्क। अब इनके प्रोज वर्क आप लोग समझिए, ठीक है। पहला प्रोज वर्क है पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एसेज। ये शॉर्ट एसे का कलेक्शन है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पर। टॉपिक्स कर लेना यहाँ पे। द एसेज आर सपोज्ड टू हैव बीन रिटन ड्यूरिंग 1590s के आसपास से लिखे गए। फिर ये एक इनका और वर्क है जिसका नाम है बाइथेनेटॉस, ठीक है, बाइथेनेटॉस। ये क्या है? इट इज ए लॉन्ग साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द थीम ऑफ सुसाइड। सुसाइड यानी आत्महत्या की जो थीम है उस पर एक साइंटिफिक स्टडी है की हुई है, ठीक है। और इट इज सपोज टू हैव बीन रिटन इन 1607। इसको 1607 में जो था वो ऐसा माना जाता है लिखा गया। फिर एक इनका वर्क है स्यूडोमार्टन। ये कैसा वर्क है ध्यान से सुनिएगा। इन दिस वर्क, इस वर्क में जॉन डन अटैक करते हैं द अथॉरिटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। जो रोमन कैथोलिक चर्च है उस पर इन्होंने अटैक किया है। और इट वाज रिटन इन 1610। इसको 1610 में लिखा गया था। फिर है इग्नेटियस हिज कनक्लेव। ये इनका अलग वर्क है और ये सटायर है, ध्यान रखिएगा। इट इज ए सटायर, ये एक सटायर है। इट इज द कलेक्शन ऑफ एसेज। ये एसे का कलेक्शन है और इट हैज बीन रिटन इन 1610। ये 1610 के में उसको लिखा गया। फिर नेक्स्ट इनका वर्क है एसेज इन डिविनिटी, ठीक है। एसेज इन डिविनिटी इनका अगला वर्क है। इट इज द कलेक्शन ऑफ एसेज। ये एसेज का कलेक्शन है। एंड दीज एसेज रिफ्लेक्ट, ये स्टार्ट देना इसमें। ये एसे जो हैं अभी पढ़ा रहे बेटा, एक कीड़ा चला गया। हाँ, अभी पढ़ा रहे। हेलो, ठीक हाँ है। सर। तो एसेज एंड, हाँ जी, हेलो सर। यही पर पढ़ा रहे थे। सर मैं थोड़ा आज पहले छोड़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आज हम भी छोड़ देंगे, पढ़ाई नहीं मिल रहा। अभी गुड नाइट। कान में कीड़ा घुस गया अंदर, पता नहीं वो निकल ही नहीं पा रहा है। जल्दी छोड़ देंगे अभी ये पढ़ा के। एसेज इन डिविनिटी, इट इज द कलेक्शन ऑफ एसेज। ये एसेज का एक कलेक्शन है। एंड दीज एसेज रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट्स की जगह यस कर देना, रिफ्लेक्ट यस हटा देना, ठीक। ये एसे रिफ्लेक्ट करते हैं जॉन डन्स रिलीजियस आउटलुक, जॉन डन के रिलीजियस आउटलुक के बारे में। फिर अगला इनका वर्क है डिवोशंस। ये भी एक वर्क है इनका और इट इज ए कलेक्शन ऑफ 23 एसेस। ये 23 एसे का एक कलेक्शन है, ठीक है। और फिर हैं सरमन्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सरमन। सरमन कहते हैं उपदेश।
ये एक बहुत से सरमन का एक कलेक्शन है। दे वर डिलीवर्ड बाय जॉन डन, इन्हें जॉन डन के द्वारा डिलीवर किया गया एज ए प्रीचर, एक उपदेशक के रूप में, ड्यूरिंग द लास्ट 16 years ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के लास्ट के 16 years के दौरान। ठीक है, अब एक कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसके, आप लोग समझ लें कि जॉन डन इज रिगार्डेड ए मेटाफिजिकल पोइट, जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर एंड ग्रैंड मास्टर ऑफ इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट्री, इन्हें फादर और ग्रैंड मास्टर माना जाता है इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट्री का। जॉन डन इज ऑल्सो रिगार्डेड ए पोइट ऑफ लव, इन्हें पोइट ऑफ लव भी माना जाता है। His love approach is different, his love appears in different forms, इनका जो लव है वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। जॉन डन इज कंसीडर्ड द मोनार्च ऑफ बिट, ये टाइटल्स दिए गए इनके लिए। जॉन डन को मोनार्च ऑफ बिट, बुद्धिमानी के किंग का भी टाइटल दिया गया है। जॉन डन इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ वर्ड्स, ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ वर्ड्स के फाउंडर भी हैं। ठीक है, अब कैनोनाइजेशन जो पोइम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो समझ लें। पहली बात तो ये है कि कैनोनाइजेशन, ये पोइम हमारी पब्लिश्ड हुई है 1633 में और लिखा गया इसको, ये डेट गलत लिखी इन्होंने, ये 1590 लिखी 1690 इन्होंने, डेट इसकी छोड़ दो, कि बच्चे ने गलती की, इसको हम कंफर्म करके देंगे। ठीक है, कैनोनाइजेशन इज ए वेल नोन लव पोइम ऑफ जॉन डन, कैनोनाइजेशन ए जॉन डन की एक वेल नोन लव पोइम है। द पोइम बिगिंस ड्रामेटिकली, ये पोइम एक ड्रामेटिक स्टाइल में स्टार्ट होती है विद एन एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे के साथ, टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से, हु मे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द लवर फ्रॉम लविंग, जो लवर को लव करने से, डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान भटकाता है। ठीक है, दिस पोएम डील्स विद द opposition between the value that the lovers cherish and the value of the world, यानी ये पोइम एक कंट्रास्ट है कि लवर्स की, अपने लवर्स किन वैल्यूज को डेवलप करते हैं और इस संसार में कौन सी वैल्यूज डेवलप होती है। आगे दिया है द टर्म कैनोनाइजेशन इज ए नाउन, कैनोनाइजेशन एक नाउन है और फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब टू कैनोनाइज, ये वर्ब से बना है, कैनोनाइज वर्ब से बना है, विच मीन्स, जिसका मतलब है टू इनरोल इन द लिस्ट ऑफ सेंट्स, संतों की श्रेणी में नाम लिखा देना। ओके, कॉलरिज वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय इट्स पोइट्री, इस पोइट्री से कॉलरिज बहुत इम्प्रेस हुए हैं। एंड ही रोट, और उन्होंने लिखा भी है, दैट इट वाज हिज फेवरेट पोएम, कि ये उनकी सबसे फेवरेट पोएम है। द पोइट हैज एम्प्लॉयड 3 ग्रेट इमेजेस, इस पोएम में कवि ने 3 इमेज इस्तेमाल की हैं। एक तो टैपर और फ्लाई की इमेज है, उसकी कीड़े की और कैंडल की, दूसरी ईगल डोग की इमेज दी है और तीसरी इमेज इन्होंने फेनिक्स की दी है। ठीक है, द मीटर ऑफ द पोएम इज अनसर्टेन, इसका मीटर अनसर्टेन है। इट हैज ड्रामेटिक टच, इसमें ड्रामेटिक टच है। देयर इज नो ऑब्स्क्यूरिटी इन इट, इसमें अस्पष्टता बिल्कुल भी नहीं है। द एलिमेंट ऑफ बिट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, इसमें बिट के एलिमेंट्स भी हैं। और क्लीन ब्रूक यूज द पोएम along with Pope's essay on man, क्लीन ब्रूक एक क्रिटिक हैं, उन्होंने इस पोएम को यूज किया है पोप का जो एसे है, एसे ऑन मैन, उसके साथ। ठीक है, अब देखिए ये आपके जॉन डन कंप्लीट हो गए। ओके, बस जॉन डन में इतना ही पढ़ना है, जो पोएम हमने पढ़ाई उसकी लाइंस पढ़ लेना, उसके वर्ड्स बीच बीच में आए वो सब देख लेना, जो टफ टफ वर्ड्स हैं, बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। ओके,
किसी को कुछ पूछना है इस पोइम के बारे में तो पूछ सकते हैं, नहीं?